कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आज की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अकबर का युग, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी। इस पाठ को बच्चों हम 2 भागों में जानेंगे। आज हम इस पाठ का पहले भाग का अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में समझेंगे। अब तक हमने जाना बच्चों, आपने पिछले पाठों में जाना था कि दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति है धीरे धीरे खत्म हो रही थी, कमजोर पड़ रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता भी छिन्न भिन्न हो गई। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर ने भारत में आक्रमण कर लोदी वंश का अंत कर दिया और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर से चंगेज खां के वंश के थे। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत में राज किया। इस दौरान उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा हुमायूं जो है मुगल सिंहासन पर बैठे। जब हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठे तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारत पे 2 बार राज किया। पहला 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तथा दूसरा 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक उन्होंने भारत पर राज किया। हुमायूं के बाद उनका पुत्र अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। आज हम जानेंगे बच्चों, आज हम जानेंगे अकबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। अकबर के साम्राज्य विस्तार और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में समझेंगे। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अकबर की समय रेखा मतलब कार्यकाल। तो अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत में राज किया था। अकबर का युग जो है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी। बच्चों, भारत में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, लेकिन अकबर ने मुगल वंश को स्थापित करने का कार्य और मजबूत करने का कार्य किया था। गुप्त वंश के 1000 वर्ष बाद अकबर ऐसा राजा था जिसने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा था। अकबर एक महान विजेता होने के साथ साथ प्रजाहित का कार्य करने वाला शासक था। मतलब वो महान विजेता तो था ही था, साथ में प्रजाहित के कार्यों को भी ध्यान में रखता था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और उनके पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया था। उनकी पुत्री का नाम हरकाबाई उर्फ जोधाबाई था। ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये अकबर का चित्र है। अकबर का राज्याभिषेक। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक हुआ। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। ऐसा समझो बच्चों, वो आपकी ही उम्रों के थे। तो 13 वर्ष का बालक
मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां ने अकबर का राज्य अभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगे। अकबर बैरम खां को खान बाबा के नाम से भी पुकारते थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेमू की सेना जो है पराजित हो गई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली पर अकबर का अधिकार हो गया। बच्चों, आपने पिछले पाठों में जाना था कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए थे और बाबर ने विजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष किए और कहीं पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए और जो शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनको सम्मानजनक पद दिया। साथ ही साथ उन्होंने मित्रता की नीति अपनाई। इसके आधार पर ही अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के जो राजा थे उनको दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया हुआ था और जो राजा भगवान दास और मानसिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। इस प्रकार से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को स्थापित किया और मजबूती आई उसके साम्राज्य की। अकबर और महाराणा के बीच संघर्ष। मेवाड़ के राणा प्रताप ने अकबर के सामने सर झुकाने से मना कर दिया। अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। 1576 ईस्वी में अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और छोटी सेना के होने के बावजूद राणा प्रताप ने मुगलों की सेना में उथल पुथल मचा दी। आपको मालूम है बच्चों, राणा प्रताप का एक घोड़ा भी था और उसका नाम चेतक था। चेतक वीर, साहसी और स्वामी भक्त था। युद्ध में राणा प्रताप और चेतक दोनों ही घायल हो गए, लेकिन चेतक क्योंकि स्वामी भक्त था तो उसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के इरादे से उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद चेतक ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। महाराणा प्रताप का पर्ण। अब जो महाराणा प्रताप थे वो युद्ध करते समय बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्होंने परिवार सहित जंगल का आश्रय लिया। मतलब वो जंगल में रहने के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने वहां पर एक प्रण किया। उन्होंने प्रण किया कि वो जब तक मेवाड़ को वापस नहीं ले लेंगे तब तक घास की रोटी खाएंगे, जमीन पर सोएंगे और सभी सुखों को त्याग देंगे। और राणा प्रताप ने अपने इस प्रण का पालन आजीवन किया। राणा ने 20 वर्षों के संघर्ष में देवार, उदयपुर, कोमलवीर को स्वतंत्र करा लिया था, लेकिन चित्तौड़ और अजमेर अकबर के अधिकार क्षेत्र में ही रहे। अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक सूझबूझ की नीति का आश्रय लिया।
यानी कि उसने एक सूझबूझ की नीति की शुरुआत की। अकबर ने अरब, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल के प्रांतों पर अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ, राज्य की आमदनी बढ़ी। जब व्यापार के लिए उसने राज्यों पर अधिकार कर लिया तो राज्य की जो आमदनी बढ़ने लगी। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीवी से युद्ध हुआ और अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया। आप ये चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये चांद बीबी हैं और चांद बीबी अपनी सेना को आदेश दे रही हैं कि वो मुगलों की सेना की तरफ बढ़े, उनसे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को भी हराया। इस प्रकार से अकबर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य उसने अपनी सूझबूझ से बढ़ा लिया था। अकबर का प्रशासन, अब अकबर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और इस साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अकबर ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। अकबर ने अपने साम्राज्य को कई भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, केंद्र, प्रांतीय, परगना और गांव। उस पर उसने पदाधिकारी नियुक्त किए, पदाधिकारियों के कार्य भी नियुक्त किए। तो साम्राज्य के अंग में सबसे पहले था केंद्र। अब केंद्र में जो सबसे बड़ा पद था वो बादशाह का था और बादशाह का जो कार्य था वो सर्वसर्वा, मतलब बादशाह हर एक का सर्वसर्वा था। अब केंद्र में था वजीर और दीवान। वजीर जो दीवान थे वो वित्तीय नियंत्रण को संभालते थे, वित्त की व्यवस्था को संभालते थे। अब प्रांतीय में सूबेदार था और सूबेदार जो कार्य करता था वो कानून और फौजदारी का कार्य संभालता था। प्रांतीय दीवान जो था राजस्व वसूली, आय व्यय का विवरण देखता था। कोतवाल जो था नगर का प्रशासन को संभालता था। परगना, अब जो परगना में सबसे पहले था शिकदार। जो शिकदार था वो कानून एवं व्यवस्था को देखते थे, परगने की कानून और व्यवस्था को देखते थे। आमिल राजस्व वसूली करते थे और कानूनगो उपज एवं राजस्व का विवरण को संभालते थे। फौजदार जो थे कोष की व्यवस्था को संभालते थे। अब है गांव में जो सबसे बड़ा था मुकद्दम, और मुकद्दम को प्रधान भी कहा जाता था। और जो मुकद्दम था वो कानून एवं व्यवस्था को संभालता था। गांव की कानून व्यवस्था का कार्य जो था वो मुकद्दम का था, जिसको प्रधान भी कहा जाता था। फिर है पटवारी जो है राजस्व का विवरण संभालते थे, आय व्यय का विवरण देखते थे। चौकीदार जो था सुरक्षा का दायित्व संभालता था। गांव की सुरक्षा का जो दायित्व था वो चौकीदार के पर था। तो इस प्रकार से अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अकबर ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर के साम्राज्य का मानचित्र, बच्चों जो आप ये मानचित्र देख रहे हो ये अकबर के समय का मानचित्र है। इसमें जो पीला वाला जो आप भाग देख रहे हो बच्चों, ये सारा का सारा अकबर के अधिकार क्षेत्र में था। मतलब ये सारा का सारा राज्य जो है, ये सारा का सारा राज्य अकबर का साम्राज्य था।
अकबर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर अधिकार किया था, तो उसने कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक अपना साम्राज्य को फैलाया था। और इसमें कुछ प्रमुख राज्य थे: काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अवध, आगरा, मालवा, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, खानदेश आदि। इस प्रकार से अकबर का इतना बड़ा साम्राज्य था, जिसके लिए उसने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने अपने समय में मनसबदारी व्यवस्था से अपने शासन व्यवस्था की जो निर्माण किया था, अपने शासन व्यवस्था का निर्माण मनसबदारी व्यवस्था से किया था। अब अकबर जो था, अकबर बिना मजबूत सेना के ना तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता था। तो अकबर ने अपने सैनिक अधिकारियों तथा सिपाहियों को सुगठित किया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। मनसबदार। अब पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार थे, यानी कि उनको प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी कहते थे। जो मनसबदार थे उनको प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी कहा जाता था। अब मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी राज्य के अधिकारी को नहीं मिलता था। इसलिए जो मनसबदार होते थे वो बड़ी शान और शौकत के साथ रहते थे। मनसब का अर्थ। अब बच्चों, मनसब का जो अर्थ है उसका अर्थ है पद और प्रतिष्ठा। पद अथवा प्रतिष्ठा। मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों की संख्या के आधार पर मनसबदारों के पद जो है निश्चित थे। अब सबसे छोटा जो मनसब था बच्चों, वो 10 का होता था और सबसे बड़ा मनसब जो था वो 10,000 तक का था। बाद में ये मनसब 12,000 तक पहुंच गया। अब जो मनसबदार थे उनका क्या कार्य था? जो मनसबदार थे वो साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश को लागू करते थे। साथ ही साथ बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करता था तो उस विद्रोह को दबाने का कार्य जो था मनसबदारों का था। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का कार्य, ये सब का सब कार्य मनसबदारों का था। मनसबदार जो थे मुगल साम्राज्य को फैलाने का कार्य भी करते थे। सितारों का जवाब। बच्चों, एक गतिविधि है जो आप मेरे साथ करेंगे और इस गतिविधि में सितारे जवाब देंगे, यानी कि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप हमें यह बताएंगे कि कौन सा सितारा सही उत्तर देता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं गतिविधि को। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप सितारों को देखकर जानिए कि कौन सा सितारा सही उत्तर दे रहा है। अब पहला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? हुमायूं, बैरम खां या खुसरो? सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। ये देखो, सितारा भी बड़ा हो गया, आपने सही अनुमान लगाया। अकबर ने किस राजपूत राजा की पुत्री से विवाह किया था? राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और या राजा भारमल? बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया था। बिल्कुल सही जवाब। सबसे छोटा मनसब कितने का होता था? 5 का मनसब
10 का मनसब, 15 का मनसब। बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों। सबसे छोटा मनसब 10 का होता था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस सन में हुआ? 1556 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1576 ईस्वी में? सही बताया बच्चों। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। आशा करती हूं बच्चों आपको इस गतिविधि करने में मजा आया होगा। इन्हें भी जानिए बच्चों। कुछ नए शब्द हैं बच्चों, इनको हम विस्तार से समझेंगे। पहला है इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब होता है प्रार्थना गृह, जहां पर हम ईश्वर और अल्लाह की प्रार्थना या इबादत करते हैं। पंचतंत्र। पंचतंत्र का मतलब नीति कथाओं की पुस्तक, जहां पर नैतिकता की कथाएं लिखी हैं। संरक्षक। नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसा कि अकबर की देखभाल के लिए कौन था? बिल्कुल सही, बहरम खां ने उसकी देखभाल की थी। तो जो बहरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे। दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसको दीन ए इलाही कहा गया। दीन ए इलाही का अर्थ था कि एक ईश्वर की उपासना का धर्म। मुख्य तथ्य। कुछ मुख्य तथ्य हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो था हेमू की जो सेना थी वो पराजित हुई। और अकबर ने क्या किया था? बिल्कुल सही बता रहे हो, अकबर ने पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच हुआ था। अब अकबर ने किस नीति के आधार पर राज किया? तो अकबर ने राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राज किया था। अकबर की सैन्य व्यवस्था जो थी वो मनसबदारी पर आधारित थी। अकबर के समय में दरबार की भाषा जो थी फारसी थी और अकबर ने कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद भी कराया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी अकबर ने सुधार किए थे। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। आज हमने जाना। बच्चों एक बार हम इस पाठ को दोबारा से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या जाना। तो हमने अकबर की समय रेखा के बारे में जाना कि अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक राज किया था। अकबर का युग जाना कि अकबर जो थे, अकबर ने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया और जो अकबर था वो एक महान विजेता था और प्रजाहित का कार्य करने वाला था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये थी कि गुप्त वंश के 1000 वर्ष बाद भी अकबर ऐसा शासक था जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो था। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई उर्फ जोधाबाई से विवाह किया था। अकबर का राज्य अभिषेक के बारे में जाना। तो राज्य अभिषेक जब हुआ जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी और अकबर उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष के बालक मुगल सिंहासन पर बैठे और मुगल सिंहासन की बागडोर संभाली। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां ने अकबर का राज्य अभिषेक किया
और अकबर उनकी देखरेख में राजकाज करने लगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ और अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू की सेना पराजित हुई और अकबर ने पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर का साम्राज्य विस्तार के बारे में जाना। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और जो शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनको शासन में सम्मानजनक पद दिया और मित्रता की नीति अपनाई। इस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध और महाराणा प्रताप का पण। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। और फिर जब वो महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए युद्ध में, तो उन्होंने जंगल का आश्रय लिया और वहां पर उन्होंने प्रण किया कि वो घास फूस की रोटी खाएंगे और जमीन पे सोएंगे और सब सुखों को त्याग देंगे जब तक कि वो मेवाड़ को वापस नहीं ले लेंगे। अकबर के साम्राज्य विस्तार की नीति को समझा, अकबर की शासन व्यवस्था और अकबर का प्रशासन समझा। अकबर ने अपने शासन व्यवस्था के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था, जिसके आधार पर उसने अपने राज्य का राजकाज चलाया। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था या मनसब का अर्थ समझा। हमने जाना कि अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था का जो संगठन किया वो मनसबदारी व्यवस्था के द्वारा किया। और हमने मनसब का जो अर्थ था, मनसब जो थे, सबसे छोटा मनसब 10 का था और उसके बाद जो मनसब सबसे बड़ा मनसब जो था वो 10,000 का और उसके बाद 12,000 तक का मनसब पहुंचा गया। अब बच्चों कुछ गृह कार्य है, इस गृह कार्य को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अकबर के पिता का क्या नाम था? आप सभी को मालूम है अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या क्या नीति अपनाई? आपको अभी इस पाठ में बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से कौन सी नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहां और किसके मध्य हुआ? इसके बारे में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहां और किसके मध्य हुआ? इसके बारे में भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में विस्तार से लिखेंगे। अभ्यास कार्य। बच्चों कुछ अभ्यास कार्य है, इसमें क्या करना है आपको, जो है आपको विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्प के सामने आपको जो विकल्प सही लगता है उसके सामने सही का निशान लगाना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और चांद बीवी के बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच हुआ और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किसके बीच हुआ? बिल्कुल सही, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना महाराणा प्रताप के बीच, मुगल एवं अफगान के बीच, चांद बीबी और मुगलों के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी जो थी गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका थी, अहमदनगर की शासिका थी, राजा भारमल की पुत्री थी और बंगाल की शासिका थी। तो चांद बीबी जो थी अहमदनगर की शासिका थी। अब अकबर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर के पिता का नाम जो था वो क्या था? अकबर के पिता का नाम जो था हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। कुछ प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों, इस प्रोजेक्ट कार्य को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, उसको आप खुद स्वयं से करेंगे। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये व 10 रुपये के सिक्कों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में छापेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें मानचित्र में देखकर अकबर के साम्राज्य के प्रमुख राज्यों के नाम पेड़ों के गोले में लिखेंगे। मानचित्र जो आपने देखा है उस मानचित्र को देखकर आपकी जो
कार्य पुस्तिका है उसमें भी ये मानचित्र दिया हुआ है, उसमें आपसे देखकर इन गोलों में उन राज्यों के नाम लिखेंगे। अच्छा बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग आगे ध्यान से इस पाठ को अपनी कार्य पुस्तिका से पढ़ेंगे। आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।